तमाकी अपने घर से बाहर निकलती है और तुरंत कुछ अजीबोगरीब चीज का सामना करती है। वह देखती है कि हर राहगीर के पीछे नंबर 1 तैर रहा है, लेकिन उसके पुरुष सहकर्मी के पीछे 2 है। वह सहजता से बताता है कि उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। उसे एहसास होता है कि वह अकेली है जो इन नंबरों को देख सकती है। ब्लाइंड डेट के साथ डिनर करने के बाद उसे हैरानी होती है कि नंबर 3 उसके पीछे दिखाई देता है। वह देखती रहती है। तभी एक खूबसूरत लड़का उसके पास आता है। मुझे याद है, कल हमारे हाथ गलती से छू गए और मैंने अनजाने में यह महाशक्ति तुम्हें दे दी। तुम उन नंबरों को देख रहे हो, है ना? वे दर्शाते हैं कि तुम अपने जीवन में उस व्यक्ति से कितनी बार मिलोगे। अगर किसी के पास 1 है तो इसका मतलब है कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। इस समय तमाकी को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि इस क्षमता का वास्तव में क्या मतलब है। जब वह अपनी ब्लाइंड डेट से दोबारा मिलती है तो उसका नंबर 2 हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास उसे देखने का सिर्फ एक और मौका है? हालांकि वह उसमें खास दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन वह सोचती है कि अगर वह किस्मत बदलने की कोशिश करे तो क्या होगा। तमाकी लोगों के पीछे नंबर देख सकती है। वह उस आदमी की कंपनी के बाहर इंतजार करती है, उसे रोकती है और अगले दिन साथ में डिनर करने का इंतजाम करती है। वह आदमी रोमांचित होता है, लेकिन उसका नंबर फिर भी 1 हो जाता है। जरूर अगले दिन वह उसे भूल जाता है। तमाकी जल्दी से एक परिचित रेस्टोरेंट मालिक से रहस्यमयी हैंडसम आदमी के बारे में पूछती है। ओह, तुम्हारा मतलब सेशिरो है। वह शॉपिंग के लिए बाहर गया है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएगा। जब तमाकी अपनी ब्लाइंड डेट से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसने न सिर्फ उसे ब्लॉक कर दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी डेट के बारे में शिकायत भी पोस्ट कर दी है। हाल ही में मेरी मुलाकात जिस लड़की से हुई वह बहुत परेशान करने वाली है। वह मेरी पसंद की नहीं है, फिर भी उसने मुझसे बाहर जाने के लिए कहने की हिम्मत की। अब तुम मेरी बात पर यकीन करोगे ना? सेशिरो आखिरकार प्रकट होता है। संख्याएं तभी दिखाई देती है जब आपके पास किसी के साथ 3 से कम मीटिंग बची हो। जल्द ही आप सामान्य हो जाएंगे। क्यों न इस क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में सोचा जाए, और बस इसी तरह एक नया दृष्टिकोण खुलता है। तमाकी अब देख सकती है कि वह कितनी बार लोगों से मिलेगी। कंपनी प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा का चयन करते समय वह एक के पीछे वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर कर देती है और जल्दी से सही उम्मीदवारों को कम कर देती है। वह अपनी क्षमता का उपयोग किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भी करती है। वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि साक्षात्कारकर्ता का नंबर 1 है, और वह तुरंत चली जाती है। किसी दूसरे ब्लाइंड डेट से मिलते समय जैसे ही वह उसके पीछे 3 नंबर देखती है, उसे पता चल जाता है कि यह रिश्ता नहीं चलेगा। निश्चित रूप से वह उसे एक अच्छा इंसान कहता है। वह समझ गई है। अगर उसे पता है कि किसी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है तो वह अपने नुकसान को कम कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। लेकिन सेशिरो चुप रहता है। अजनबी एक बात है, लेकिन परिवार के बारे में क्या? तमाकी को अपने पिता का फोन आता है जो मिलना चाहता है। वह अनिच्छुक है। सेशिरो को बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे छोटी उम्र में धोखा दिया और वह लंबे समय से उसे छोड़ चुकी है। सेशिरो ज्यादा कुछ नहीं कहता है, बस एक बारबेक्यू जगह की सिफारिश करता है। लेकिन खाना भी अजीबोगरीब स्थिति को कम नहीं कर सकता। तमाकी अपने पिता से नाराज है। वह उसके जीवन के बारे में पूछता रहता है, लेकिन वह उसे उसके पिछले विश्वासघात के लिए माफ नहीं कर पाती है। फिर वह उसके पीछे नंबर 3 को देखती है। केवल 3 मुलाकातें बाकी हैं। बारबेक्यू के बाद उसके पिता उसे रेस्तरां से मिंट देते हैं। जैसे ही वह जाने वाला होता है, तमाकी अचानक पूछती है। वह उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने और नियमित जांच करवाने के लिए लगातार आग्रह करती है। उसके पिता हैरान हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से खुश हैं। अंत में तमाकी पूछती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें टोक्यो में मुझसे कुछ कहना है? उसके पिता मानते हैं कि यह सिर्फ एक बहाना था। जब वह उसकी आकृति को दूर गायब होते देखती है तो उसके ऊपर उदासी की लहर छा जाती है। सेशिरो जो देख रहा था उसका इंतजार करता है। वे टहलते हैं और बातें करते हैं। मेरे पिता के जाने के बाद मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। अब मैं 30 साल की हूँ और अभी भी ब्लाइंड डेट पर जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमेशा मेरा साथ दे। भले ही जीवन कठिन हो, लेकिन मेरे पास आगे बढ़ने की ताकत होगी। सेशिरो तमाकी का हाथ थामता है, लेकिन वह दूर हो जाती है। तमाकी अपने पिता के पीछे नंबर 3 को देखती है। हालांकि वह जानती है कि उनके पास सिर्फ 3 मुलाकातें बची हैं, फिर भी वह इस पर यकीन नहीं कर पाती। आजकल फोन के जमाने में क्या हम जब चाहें फोन या मैसेज नहीं कर सकते? सेशिरो असहमत है। लोग शायद ही कभी मिलने की पहल करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि और भी मौके मिलेंगे, लेकिन असल में हर दिन अलविदा होता है। वे सवेरा तक बात करते हैं। तमाकी अचानक पूछती है कि अगर मैं हर दिन किसी के साथ होती हूँ तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि संख्या कम हो जाएगी? सेशिरो समझाता है, हर बार जब सूरज उगता है तो संख्या एक कम हो जाती है। यह कहते हुए वह तमाकी की पीठ पर नजर डालता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास भी सिर्फ 3 मुलाकातें बची हों? लेकिन तमाकी को उसके पीछे कोई संख्या नहीं दिखती। दिन के दौरान तमाकी को अचानक अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पीछे 3 नंबर दिखाई देता है। उस पर दबाव डालने पर उसकी दोस्त स्वीकार करती है कि वह विदेश में पढ़ाई करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 2 साल से पैसे बचा रही है। उसने तमाकी को परेशान करने से बचने के लिए इसे गुप्त रखा। भले ही मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, फिर भी हम कभी भी मिल सकते हैं, जब भी उसकी दोस्त कहती है। नंबर देखकर तमाकी को आखिरकार समझ में आ जाता है कि सेशिरो का क्या मतलब था। एक दिन तमाकी ने सेशिरो को संदिग्ध तरीके से व्यवहार करते हुए देखा। पता चला कि उसने गलती से अपनी क्षमता एक छोटे लड़के को दे दी थी।
बच्चे को शांत करने के लिए वह सब कुछ समझाता है, लेकिन अब लड़का जानता है कि वह अपने पसंदीदा सहपाठी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। लड़का और लड़की किंडरगार्टन से चुपके से बाहर निकलते हैं और तमाकी और सेशिरो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लड़की दूर जाने वाली होती है और बेचारे लड़के को इतनी कम उम्र में इस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित सेशिरो लड़के को उस रेस्तरां में आमंत्रित करता है जहां वह काम करता है। रसोई का उपयोग करके वे लड़के को सही अलविदा की योजना बनाने में मदद करते हैं। छोटा लड़का लड़की के पीछे नंबर 2 देखकर चौंक जाता है। वह जोर से फूंकता है, मानो अवांछित नंबर को उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। बच्चे मिलकर विदाई का तोहफा बनाते हैं। जब उनकी दोस्ती का प्रतीक केक आखिरकार बनकर तैयार हो जाता है तो सभी खुशी से झूम उठते हैं। घर के आकार का केक खत्म करने के बाद लड़का लड़की को अलविदा कहता है। इस पल की अंतिमता से अनजान वह अपनी उंगली को उसकी उंगली से जोड़ती है और कहती है। लड़के को सफलतापूर्वक अलविदा कहते देखने के बाद ही तमाकी को राहत महसूस होती है। दिल टूटा हुआ लड़का देखकर सेशिरो अपराध बोध से भर जाता है। भले ही वे फिर कभी न मिले, लेकिन यह सोचना शायद एक सुखद विचार हो। लेकिन तमाकी इससे सहमत नहीं है। क्या झूठी उम्मीद से चिपके रहने के बजाय एक साफ सुथरी निर्णायक विदाई लेना बेहतर नहीं है? मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अगली बार एक राक्षस की तरह होगा। यह अस्तित्व में नहीं है। सेशिरो उसकी बातों पर हंसता है। जैसे ही वे रेस्तरां में पहुंचते हैं, तमाकी को अपने मोबाइल में एक पड़ोसी से कॉल आती है। तमाकी की दादी को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया है। ट्रेन टिकट खरीदने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए सेशिरो तुरंत उसे रेस्तरां की वैन में ले जाता है। रास्ते में तमाकी अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती है। उसने अपनी दादी की पिछली 2 कॉल को अनदेखा कर दिया था क्योंकि वह उनकी जिद को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर दादी वास्तव में मदद के लिए पुकार रही होती तो मैं हमेशा इस अपराध बोध के साथ जीता। सेशिरो उसका हाथ पकड़ता है और उसे इस बारे में ज्यादा न सोचने के लिए कहता है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो तमाकी अपनी दादी के बिस्तर के पास दौड़ती है और उन्हें बार बार पुकारती है। वह सीढ़ियों से गिर गई है। तमाकी अपनी दादी की पीठ की जांच करती है, कोई नंबर नहीं है। वह राहत की सांस लेती है, लेकिन भले ही शेष मुलाकातें 3 तक सीमित न हो, फिर भी उसकी दादी उससे पहले ही गुजर जाएंगी। अगर सेशिरो नहीं होता तो तमाकी को इसका एहसास नहीं होता। अनजाने में उसके शब्द सेशिरो को हिम्मत देते हैं। भविष्य के बारे में अनिश्चित होना भी एक तरह की खुशी है। तो शायद मुझे भी इस पर विश्वास करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं तुम्हें किसी दिन फिर से देखूंगी। तमाकी स्तब्ध है। क्या तुम देखते हो कि हमारे पास केवल 3 मुलाकातें बची हैं? वह पूछती है। 3 बार नहीं। सेशिरो इस क्षमता के साथ पैदा हुआ था कि वह देख सकता है कि वह किसी से कितनी बार मिलेगा। एक दिन उसने देखा कि उसकी दादी के पीछे का नंबर 2 हो गया था और इसके तुरंत बाद उन्होंने एक दूसरे को अंतिम अलविदा कहा। बाद में उसे अपने पहले प्यार को अलविदा कहना पड़ा। इन अलविदा को पहले से जानने का दर्द उसे सता रहा था, इसलिए उसने अपने दिल को बंद कर लिया। स्नातक होने के बाद उसने कई शहरों में जाकर अजीबोगरीब नौकरियां की। जब भी किसी का नंबर 3 हो जाता तो वह नौकरी छोड़ देता और आगे बढ़ जाता। सालों तक वह एकांत में रहा। फिर उसकी मुलाकात तमाकी से हुई और उसने उसके पीछे 13 नंबर देखा। समय के साथ वह उससे प्यार करने लगा, लेकिन अब उनकी मुलाकातें सिर्फ 3 तक सीमित हो गई हैं। आसन्न विदाई का सामना करते हुए सेशिरो दूर हो जाता है। जब तमाकी रसोई में उसकी तैयारी में मदद करने की कोशिश करती है तो वह उस पर झल्लाता है और कहता है कि वह बस बीच में आ रही है। तमाकी भी सेशिरो के पीछे नंबर देखती है और समझती है कि वह बिछड़ने के दर्द से बचने के लिए दूरी बनाए हुए है, लेकिन वह भी उससे प्यार करती है। बाहर अकेली बैठी वह चेरी के फूलों को देखती है। सेशिरो उसके साथ आ जाता है। तुम यहाँ क्यों हो? तमाकी ने नाराज होकर पूछा। कोई बात नहीं, तुम हर दिन घटती संख्या को देखकर बहुत शांत हो और तुम अभी भी इसका सामना कर सकती हो। लेकिन अगले ही पल सेशिरो उसे कसकर गले लगा लेता है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। तमाकी को उसके दर्द का एहसास होता है। फिर सेशिरो उसे छोड़ देता है और चला जाता है। वह उसके साथ नहीं रह सकता। चूंकि तमाकी की दादी अभी भी ठीक हो रही है, इसलिए सेशिरो का बॉस मिलने आता है। उस रात वे तमाकी के घर पर रुकते हैं। सेशिरो और तमाकी एक दरवाजे से अलग हो जाते हैं। शुभ रात्रि कहने के बाद वे उसे मजबूती से बंद कर देते हैं। आज रात के बाद उनके पास केवल एक मीटिंग बची होगी। अगली सुबह तमाकी सेशिरो को ठीक से अलविदा कहने का फैसला करती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो वह जा चुका होता है। रेस्टोरेंट मालिक ने उसे बताया कि सेशिरो चला गया है, लेकिन उसने उसके लिए एक पत्र छोड़ा है। तमाकी पत्र को पकड़ती है और ट्रेन स्टेशन की ओर भागती है। इस समय उसे एहसास होता है कि वह भाग्य को स्वीकार करने वाली नहीं है। वह उस व्यक्ति को अपने साथ रखने के लिए संघर्ष करना चाहती है जिसे वह प्यार करती है। जब वह स्टेशन पहुंचती है तो वह सेशिरो को ट्रेन का इंतजार करते हुए देखती है, लेकिन वह डरती है कि इस मुलाकात के बाद यह वास्तव में अलविदा हो जाएगा। वह सेशिरो द्वारा लिखे गए पत्र को खोलती है। मैं हमारी आखिरी मुलाकात को संजो कर रखूंगा। किसी दिन तुम्हारे साथ फिर से मिलने का विचार ही मुझे भविष्य के लिए आशा से भर देता है। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं, सेशिरो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। लिफाफे के अंदर सेशिरो की ओर से विदाई उपहार के रूप में कुछ पुदीने हैं। उसे उम्मीद है कि जब भी वह एक पुदीना खाएगी तो उसे उसकी याद आएगी। सेशिरो के पीछे का नंबर अब 1 है। तमाकी और वह सिर्फ एक बार और मिल सकते हैं। 5 साल बाद तमाकी ने एक सफल करियर बनाया, शादी की और एक बच्चा हुआ। उसने 30 साल की उम्र तक अपना सपना पूरा कर लिया। अब वह संख्याओं को नहीं देख सकती और हर दिन खुशी से रहती है। एक दिन गाड़ी चलाते समय तमाकी अचानक ब्रेक लगा देती है, जिससे उसका बच्चा चौंक जाता है।
उसका पति पीछे की सीट पर बच्चे को सुलाता है। एक वैन उसके बगल में आकर रुकती है। तमाकी सहज रूप से देखती है और दंग रह जाती है। यह सेशिरो है। उसे यकीन नहीं होता। यह जीवन का अप्रत्याशित आश्चर्य है। वह ऊपर देखती है और वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसे याद है। किसी की नजर को महसूस करते हुए सेशिरो मुड़ता है और उसे देखता है। वह भी उतना ही हैरान होता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद यह वास्तव में अलविदा हो जाएगा और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।